रीतिकालीन काव्यधारा। रीतिबद्ध। रीतिबद्ध काव्यधारा वह काव्य है जिसमें रीति अर्थात परंपरागत काव्यशास्त्र को हिंदी में प्रत्यक्षतः रूपांतरित न करके रीति अथवा परंपरागत काव्यशास्त्र का पूर्ण अनुसरण व निर्वाह किया गया है। रीतिबद्ध काव्य लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होता है। रीतिबद्ध उन कवियों तथा आचार्य को माना गया है जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रतिपादित काव्यांगों के आधार पर हिंदी भाषा में लक्षण ग्रंथों की रचना की है। वह हिंदी भाषा जो उस समय लोक भाषा अयोध्या की ब्रज भाषा हुआ करती थी। ऐसे कवि आचार्य ने काव्यांगों के लक्षण भी प्रस्तुत किए हैं तथा उनके सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। ऐसे रीतिबद्ध काव्य की रचना करने वाले कवियों ने अपने आप को कवि तथा शिक्षक माना है। इन्हें शास्त्र कवि अथवा आचार्य कहना अधिक उपयुक्त है। ऐसे रीतिबद्ध आचार्यों ने संस्कृत के अलंकार संप्रदाय को विशेष रूप से तथा रीति, ध्वनि तथा वक्रोक्ति का गौण रूप में आधार बनाया है। ऐसे आचार्य कवियों ने उस समय के सामंतों, राजाओं, नवाबों, अमीरों, रईसों, कवियों तथा रसिक सामाजिकों के लिए संस्कृत भाषा में पूर्व रचित काव्यांगों को लोक भाषा में प्रयुक्त करने का प्रयास ही किया था। परंतु ऐसे आचार्यों का मुख्य उद्देश्य तो अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना ही था। परंतु ऐसे आचार्यों का साहित्यिक उद्देश्य संस्कृत भाषा में रचित साहित्य शास्त्र का हिंदी लोक भाषा में अनुवाद करना था। इसलिए ऐसे रीतिबद्ध आचार्य कवियों ने किसी नए काव्य सिद्धांत की स्थापना नहीं की। इसी कारण इन रीतिबद्ध आचार्यों के लक्षण ग्रंथों में मौलिकता अथवा गहनता नहीं आ पाई। वे तो एक पूर्व प्रतिष्ठापित बंधी बंधाई परिपाटी का अनुसरण करते रहे। इन्हें संस्कृत साहित्य शास्त्र से तत्कालीन युग की प्रवृत्ति के अनुसार सरल, रोचक तथा श्रृंगारपरक सामग्री को ही ग्रहण किया। ऐसे रीतिबद्ध आचार्य अलंकारों तथा नायक नायिका भेद आदि के निरूपण में ही उलझे रहे। उन्होंने भारतीय शास्त्र के गंभीर प्रश्नों को नहीं छुआ। रीतिबद्ध आचार्य कवियों ने दोहरी भूमिका निभाई। वे लक्षण ग्रंथ भी रचते रहे तथा अलंकार प्रधान कविता भी करते रहे। इन्होंने अधिकांश साहित्य पद्य में ही रचा। इस वर्ग में भी दो प्रकार के साहित्यकार सामने आते हैं। एक तो ऐसे आचार्य कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे और साथ साथ लक्ष्य ग्रंथ भी रचे। इस कोटि में केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, देव तथा पद्माकर आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दूसरे वर्ग रीतिबद्ध आचार्य में उन काव्य शास्त्रियों का है जिन्होंने केवल लक्षण ग्रंथ ही लिखे परंतु कविता में लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। ऐसे आचार्यों में श्रीपति का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। अगर हम कुछ रीतिकालीन रचनाकारों के बारे में बात करें जो रीति
जो रीतिबद्ध आचार्यों में थे, वे है मतीराम, मतीराम रीतिकाल के मुख्य कवियों में से है। इनका जन्म तिकवापुर, जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग हुआ था। ये बूंदी के महाराजा भाव सिंह के यहाँ बहुत समय तक रहे और उन्हीं के आश्रय में आना ललित ललाम नामक अलंकार का ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच के समय में रचा। इनका छंदसार नामक पिंगल का ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। इनके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और हैं, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार। बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक मतीराम सतसई भी बनाई, जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही है। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी भाषा अत्यंत स्वाभाविक है। ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, ना भाषा की। भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा रीति ग्रंथ वाले कम कवियों में मिलती है। रसराज और ललित ललाम मतीराम के ये 2 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। उसके बाद दूसरे रीतिबद्ध आचार्य में है देव, जिनका जन्म 1730 के लगभग हुआ था। ये इटावा के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्य कुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव ने की है। इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 है और कई विद्वान 72 तक बतलाते हैं। इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में भाव विलास, अष्टयाम भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, कुशल विलास, देवचरित्र, रस विलास, पावस विलास, आत्मदर्शन पचीसी, रसानंद, प्रेम दीपिका, सुमल विनोद, राधिका विलास आदि रहे हैं। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई भी समर्थ नहीं हुआ। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि प्राय बाधक हुई है। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म, सक्षम और दूरारूढ़ है। इनका सा नवोन्मेष बिरले ही कवियों की रचनाओं में मिलता है। रीतिकाल की दूसरी काव्यधारा है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्य से अभिप्राय उस दरबारी काव्य से है जिसके अंतर्गत कवियों ने परंपरागत काव्य शास्त्र का निर्वाह करने के साथ ही उसमें सिद्धता भी प्राप्त की थी। अवलोकनीय बात यह रही कि इन कवियों का आचार्यत्व इनके कवि कर्म में बाधक नहीं बना। यही कारण है कि अधिकतर कवियों में रीति ग्रंथ रचने की प्रवृत्ति विद्यमान रही थी। भूषण जैसे वीर कवि की रीति का मोह नहीं त्याग सके और शिवराज भूषण नामक ग्रंथ रच डाला।
ऐसी स्थिति में संस्कृत काव्य शास्त्र को हिंदी में प्रस्तुत करके नए कवियों का मार्गदर्शन करने की बात विद्वान कवियों के समक्ष आई, जो निम्नलिखित है। सुरबानी याते करी नरबानी मिलियाए, जाते मगुरस रीति को सब तय समझू जाए। हिंदी में काव्य शास्त्र लिखकर दरबारी सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा तीव्र हो गई। अतः प्रत्येक विद्वान, चाहे उसके पास कवि हृदय था या नहीं, पद्य में काव्य लक्षण ग्रंथ की रचना में जुट गया। इस प्रकार का संकेत भिखारी दास की पंक्तियों में मिलता है। आगे के कविरी जी है तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। रीतिबद्ध कवियों को काव्य कवि की संज्ञा दी जा सकती है। ऐसे साहित्यकारों अथवा कवियों ने अलंकारों तथा नायक नायिका भेद आदि के लक्षण प्रस्तुत नहीं किए, पर अपने सरस एवं श्रृंगार परक मुक्तक काव्य में ऐसे उदाहरणों की रचना की जिनसे एक ओर तो उनके चमत्कार की धाक जमे तथा दूसरे उनकी कविता को श्रृंगार रस की निष्पत्ति के लिए पोषण भी मिले। ऐसे कवियों में आचार्यत्व की पदवी प्राप्त करने की लालसा चाहे रही हो, पर वे लक्षण ग्रंथ नहीं लिख पाए। अतः ऐसे कवियों को केवल काव्य कवि या रस सिद्ध कवि कहा जा सकता है। ऐसे सिद्ध कवियों में बिहारी विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर प्रतिपादन किया है कि नायक नायिकों के लक्षण प्रस्तुत न करके भी दोहे के माध्यम से स्पष्ट संकेत मिल जाते हैं। जैसे उनका एक दोहा है, कहत रटत नी रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सौ बात। रीति सिद्ध कवियों ने काव्य के दोनों पक्षों अर्थात कला पक्ष एवं भाव पक्ष पर एक समान बल दिया। भाव अभिव्यक्ति हेतु इन्होंने आलंकारिक शैली को अपनाया, पर इनका मुख्य लक्ष्य तो रस अनुभूति करना था। रीति सिद्ध कवियों को संस्कृत साहित्य का तथा संस्कृत साहित्य शास्त्र का सम्यक ज्ञान था, परंतु उन्होंने संस्कृत जैसे लक्षण ग्रंथ रचने का मोह नहीं रखा। उन्होंने अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण देकर उदाहरण नहीं लिखे। उन्होंने तो उस प्रकार की साहित्य की रचना की जिसके द्वारा प्रकारांतर से तो कोई काव्य शास्त्रीय सिद्धांत पुष्ट होता हो, पर उसमें किसी सिद्धांत विशेष का आग्रह नहीं हो। यद्यपि डॉक्टर नगेंद्र आदि की कोटि में रखा गया है, परंतु बिहारी आचार्य कवि नहीं है। इस प्रकार सारांश में कहा जा सकता है कि रीतिकाल में उस काव्यधारा को रीति सिद्ध काव्यधारा का नाम दिया गया, जिसमें रीति काव्य की बधी पधाई परिपाटी में विश्वास रखते हुए भी उन कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि कविता का मुख्य उद्देश्य रस प्राप्ति समझते हुए केवल ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिनसे काव्यांगों को समझा जा सकता है। रीति सिद्ध काव्य से अभिप्राय उस दरबारी काव्य से है जिसके अंतर्गत कवियों ने परंपरागत काव्य शास्त्र का निर्वाह करने के साथ ही उसमें सिद्धता भी प्राप्त की थी। कुछ रीति सिद्ध काव्यों के बारे में जानते हैं। रीति सिद्ध कवियों के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे सर्व प्रमुख सर्वश्रेष्ठ बिहारी जी हैं। बिहारी, इनका जन्म ग्वालियर के पास गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितने ख्याति और मान सम्मान
बिहारी सत्सई का हुआ उतना किसी और रचना का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 85 रचनाएं टीकाएं रची गई। बिहारी ने सत्सई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार रहा है। यह बात साहित्य क्षेत्र में के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। बिहारी का श्रृंगार वर्णन बिहारी ने श्रृंगार को अपने काव्य में विशेष स्थान प्रस्तुत किया है। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना की ऐसी मर्म स्पर्शी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। उनका दोहा प्रसिद्ध है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सौबात। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। रीति सिद्ध कवियों में दूसरे कवि भिखारी दास हैं। दास के ग्रंथों में रस सारांश, छंदीड़ पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश आदि रहे हैं। काव्यांगों के निर्माण निरूपण में दास को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से अधिक विस्तृत प्रतिपादन किया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उत्तम है और आलोचना शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। हिंदी काव्य क्षेत्र में इन्हें परकिया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसामास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधा कृष्ण का नाम आने से देव काव्य का आरोप हो जाता है। श्रृंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा कार्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्द आडंबर नहीं है, ना ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, ना दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। रीतिकाल की अन्य प्रवृत्ति
रीति मुक्त। रीतिकाल में जो तीसरी काव्यधारा बही, उस पर विद्वानों का मतभेद नहीं है। वह तो रीति मुक्त काव्यधारा है। रीतिकाल में जिन कवियों ने अपनी रचनाओं द्वारा स्वच्छंदता पूर्वक प्रेम की कसक या प्रेम की पीर को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, ऐसे कवियों को रीति मुक्त काव्यधारा में माना गया है। इन्होंने लक्ष्य तथा लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, केवल मुक्त काव्य की शैली में श्रृंगार, नीति, वीर तथा भक्ति की मुक्तक रचनाएं रची। ऐसे कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, भूषण, ठाकुर, लाल, सूदन, बंद तथा गिरधर आदि के नाम लिए जा सकते हैं। रीतिवादी काव्य को स्वच्छंद काव्यधारा भी कहते हैं। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी काव्य व्यंजन प्रधान होता है। उसमें सांकेतिकता अधिक होती है, इसलिए थोड़ी बहुत मात्रा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी उसमें आ जाती है। इस काव्य में रूप सज्जा की प्रधानता नहीं होती, व्यक्तिगत अनुभूतियों की यथार्थ अभिव्यक्ति पर दृष्टि रहती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संदर्भ में कल्पना के आंतरिक प्रवाह और निविडावेग में दो निरंतर घनीभूत मानसिक वृत्तियां ही इस व्यक्तित्व प्रधान साहित्य रूप की प्रधान जननी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रकृति के मुक्त रूप और जीवन में सहज प्रवाह को स्वच्छंदतावादी साहित्य का प्रमुख विषय समझते हैं। उनके अनुसार शिष्ट साहित्य के साथ साथ लोक साहित्य की धारा बहती रहती है, जिसमें जीवन की सहज और निश्चल अभिव्यक्ति होती है। जब शिष्ट साहित्य पंडितों और आचार्यों की रूढ़ियों में आबद्ध हो जाता है, तो भाव की सजीवता और स्फूर्ति जीवनगत दूसरी प्राकृतिक भावधारा से ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से परिवर्तन को सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता कहना चाहिए। रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रथम नाम घनानंद का आता है। घनानंद का जन्म 1673 के लगभग बुलंदशहर जिले के कायस्थ परिवार में हुआ था। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। ये उसी बादशाह के दरबार की सुजान नामक एक वैश्या से प्रेम करते थे, या यूं कहें कि एक नर्तकी से प्रेम करते थे। एक बार बादशाह के कहने पर भी घनानंद ने गाकर नहीं सुनाया, परंतु सुजान के कहने पर ये आत्मविभोर हो गए। इस कारण बादशाह के कोप का शिकार होना पड़ा और इन्हें दिल्ली छोड़नी पड़ी। परंतु जब इन्होंने सुजान को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो सुजान ने मना कर दिया। उसकी विरह भावना को लेकर इन्होंने सरस मुक्तकों की रचना की। इनका काव्य हृदयानुभूति से निकला हुआ काव्य है। ये एक ऐसे कवि है जो भुक्त भोगी है तथा विरह या वियोग की रचनाएं इन्होंने ज्यादा रची हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, घन आनंद कवित,
सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, सुजान विनोद, प्रीति पावस आदि है। इनकी काव्यगत प्रमुख विशेषताएं हैं सौंदर्य वर्णन। घनानंद का प्रेम रूपजन्य है। कवि ने मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहकर सुजान से वस्तुतः प्रेम किया था, और ये प्रेम इसलिए हुआ क्योंकि सुजान रूप का आगार थी। सुजान के अंग प्रत्यंग में सौंदर्य की ऐसी तरंगें उठती थी मानो क्षण भर में ही छू पड़ेंगी। सुजान का ऐसा रूप नित नवीन लगने वाला है। संयोग में वियोग का आनंद। घनानंद में प्रेम की एक अभूतपूर्व विशेषता उनके संयोग में वियोग का वर्णन है। यदि प्रेमी भूले से स्वप्न में भी क्षण भर के लिए उन्हें दिखाई दे जाता है तो उन्हें यह चिंता हो जाती है कि कुछ समय पश्चात वह फिर चला जाएगा। ऐसी स्थिति केवल घनानंद के काव्य में ही मिलती है। सात्विक प्रेम निरूपण। घनानंद का प्रेम रूपजन्य है, नितांत लौकिक है, इसलिए उनकी प्रेम अनुभूति मिलन सुख से सुवसित है, उसमें रति सुख है। उनके प्रेम काव्य में आलिंगन, मिलन, परिरंभण आदि है। कला पक्ष। कला पक्ष की दृष्टि से घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन अभिव्यंजना की दृष्टि से वह व्यवहारिक, सजीव व्याकरण सम्मत एवं पूर्णतया साहित्यिक भाषा है। दूसरे रीति मुक्त कवियों में विशेष भूषण आते हैं। भूषण। भूषण का जन्म संवत 1670 में हुआ था। वीर रस के कवि भूषण चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तभी से ये भूषण नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका असली नाम क्या था इसका अभी तक कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है। ये कई राजाओं के यहाँ पर अपने काव्य का सृजन करते रहते। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंध एक अविचल सत्य का दृष्टांत है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा। उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। भूषण शिवाजी के दरबार में पहुंचने के पहले और राजाओं के पास भी रहे थे। उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी होगी। पीछे से भूषण को भी अपनी उन रचनाओं में विरक्ति हुई होगी। इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक आदि हैं। इनके अतिरिक्त 3 ग्रंथ और कहे जा सकते हैं: भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषण उल्लास। भूषण वीर रस के कवि थे। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपने प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया। भाषा। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्राय है। वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। शब्दों के रूप भी बहुत बिगड़ गए हैं। कहीं कहीं बिल्कुल गठंत के शब्द ही रखे गए हैं। ये रीतिकाल लीन काव्य धारा की
3 धाराएं थीं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, और कुछ प्रमुख कवि थे। धन्यवाद। वीर काव्य। वीर काव्य में पूर्वजों के पराक्रम पूर्ण कार्यों का वर्णन किया जाता है। इसके द्वारा जनता में उत्साह का संचार किया जाता है। अतीत और संस्कृति को तादात्म्य बनाए रखने के लिए इसका प्रचलन अनिवार्य है। वीर काव्य के द्वारा जनता इस बात से अवगत होती है कि अपने देश का अतीत और संस्कृति कितनी उन्नत है। साथ ही इससे यह पता चलता है कि पूर्वजों ने अपने समाज, धर्म और रीति रिवाज को बचाने के लिए कितना परिश्रम किया है। वैसे तो संसार का कोई साहित्य ऐसा नहीं है जिसमें वीर काव्य की रचना नहीं की गई है, किंतु यहाँ हिंदी साहित्य की चर्चा की जाएगी। हिंदी साहित्य में वीर काव्य के जन्म का मूल मुसलमानों का आक्रमण और उससे देश की रक्षा के लिए राजपूतों द्वारा किया गया प्रयास है। यहाँ ध्यातव्य है कि सभी राजपूत या शासक युद्ध के लिए उत्साही नहीं थे और ना ही जनता देश की रक्षा के लिए चेतनशील थी। इसलिए ऐसी कवियों की आवश्यकता महसूस की गई जो शासक और जनता दोनों में स्वातंत्र्य चेतना जगाए। इसी कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीर प्रशस्तियां लिखी गई। ये प्रशस्तियां अधिकांशतः मौखिक रूप में रची जाती थी, अतः समय के साथ इनका रूप परिवर्तित होता चला गया और विकृति आती गई। हिंदी साहित्य में वीर रस की कविता का उत्थान 3 चरणों में हुआ है। पहला चरण आदिकाल में वीर प्रशस्तियों का है। इसमें वीर गाथा, वीर गीत और मुक्तक वीर कविता आदि है। इस काल के वीर काव्यों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चारण या भट्ट काव्य द्वारा लिखित वीर काव्य और दूसरा जैन कवियों द्वारा लिखित वीर काव्य। दूसरे चरण के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल पर रचे गए वीर काव्य है। ये शुद्ध वीर काव्य है। भूषण के वीर काव्य इसी कोटि के हैं। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य पर काव्यों की रचना की है। उनकी वीरता देश, समाज, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए है। इसलिए यह सच्ची वीरता है। वीर काव्यों का तीसरा उत्थान स्वतंत्रता आंदोलन के समय होता है। इसमें कहीं कहीं करुण रस भी विद्यमान है। मातृभूमि की दयनीय दशा पर आंसू बहाना, उसके उद्धार के लिए कटिबद्ध होना और अन्य लोगों को इसमें सम्मिलित करना इस रस की पहचान है। विदेशी शासन की निंदा और आत्मगौरव का उद्घाटन इसके विषय है। अब हम हिंदी की वीर काव्य धारा की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि पहले चरण के वीर काव्य चारण और जैन कवियों द्वारा लिखित काव्यों में बांटे जाते हैं। वीर प्रशस्तियों को प्राय राशो नाम से संबोधित किया जाता है। काव्य रचना के नाम का पहला शब्द उस राजा या वीर का नाम होता है जिसकी प्रशस्ति गाई जाती है और दूसरा शब्द रासो होता है।
रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। रास, रासो, रसायन, रहस्य जैसे शब्दों से रासों की उत्पत्ति को जोड़ा जाता है। रासो साहित्य में दलपति विजयकृत खुमान रासो, नरपति नालह कृत बीसलदेव रासो, चंदर बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, भट्टक्केदार कृत जयचंद प्रकाश, मधुकर कृत जय मयंक जस चंद्रिका और जगनिक कृत आलखंड प्रसिद्ध है। इसमें चंदर बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को सर्वश्रेष्ठ वीर काव्य माना जाता है। इसमें राजा पृथ्वीराज के शौर्य और पराक्रम का ओजपूर्ण वर्णन मिलता है। लेकिन जहां तहां श्रृंगार रस का भी वर्णन है। इनमें से जगनिकृत आलखंड वीर रसात्मक रचना है, जिसमें 52 युद्धों का मार्मिक वर्णन मिलता है। ओज और उत्साह की दृष्टि से यह सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। आदिकाल में दूसरे प्रकार की वीर रचनाएं जैन कवियों द्वारा लिखी गई हैं। इनमें शलिभद्र सूरीकृत भरत बाहुबली रास में तीर्थंकर ऋषभदेव के महान पराक्रमी व यशस्वी पुत्र भरत तथा बाहुबली के युद्ध का अत्यंत ओजस्वी वर्णन मिलता है। इसी तरह की एक अन्य रचना शलिभद्र सूरीकृत पंच पांडव चरित्रस रास वीर रसात्मक काव्य है। इसमें कौरव पांडव के युद्ध का वीर रसात्मक विशद वर्णन मिलता है। दूसरे चरण में 5 तरह के वीर काव्य मिलते हैं। शुद्ध वीर काव्य, रासो पद्धति का श्रृंगार मिश्रित वीर काव्य, वीरदेव काव्य या भक्ति वीर काव्य, अनुदित वीर काव्य, महाभारत जैसे वीर काव्यों के अनुवाद, दरबारी काव्यों का प्रकरण वीर काव्य। पहले प्रकार के वीर काव्यों की रचना करने वाले प्रधान कवि भूषण, श्रीधर लाल, सूदन और पद्माकर है। इनमें भूषण की भावना सबसे विशुद्ध है। उन्होंने अपने आश्रयदाता की तलाश में काफी समय बिताया। अंत में छत्रपति शिवाजी के दरबार में आश्रय ग्रहण किया। छत्रसाल के दरबार में भी उन्होंने पर्याप्त सम्मान प्राप्त किया। भूषण ने इन दोनों नायकों में सच्ची वीरता के दर्शन किए और इनके प्रशस्ति में वीर काव्य की रचना की। इन दोनों नायकों की वीरता राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। इन्होंने किसी सुंदरी की प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं किया, बल्कि देश की रक्षा के लिए तलवार उठाई। इनकी प्रशंसा में भूषण द्वारा की गई रचना सत्यकीर्ति है, झूठी खुशामद करने वाला दरबारी काव्य नहीं। इसलिए भूषण का वीर काव्य सर्वोत्कृष्ट है। भूषण पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदू धर्म का पक्ष लिया और इस्लाम धर्म का तिरस्कार किया। यह आरोप सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की तो भर्त्सना की, लेकिन उसके पूर्वजों की प्रशंसा की है। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने अपने पिता को बंदी बनाकर और भाइयों की हत्या कर गद्दी हासिल की थी। वह इतना कट्टर सुन्नी था कि शिया मुसलमानों को भी उसने राजकार्य से बहिष्कृत कर दिया था। औरंगजेब द्वारा देव मंदिर के गिराने की भर्त्सना करते हुए भूषण ने लिखा है, देवल गिरावते फिरावते निशान अली,
ऐसे समय रावरा निसबे गए लब की। गौरा गणपति आप औरंग को दे खिताब, आपने मुकाम सब मारे गए दब की। एक तरफ जहां भूषण उक्त दंग की रचनाएं कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने औरंगजेब के पूर्वजों बाबर, हुमायूं और अकबर की प्रशंसा भी अपनी रचनाओं में की है। बब्बर अकबर हुमायूं हद बांध गए, हिंदू और तुर्क की कुरान वेद ढबकी। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा भी इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों और अनाचारों से राष्ट्र की रक्षा की थी। श्रीधर ने जंगनामा में फर्रुख खसियर और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन किया है। यह एक श्रेष्ठ युद्ध काव्य है। लाल कवि ने महाराज छत्रसाल की वीरता पर ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रंथों में छत्र प्रकाश प्रसिद्ध है। ये ग्रंथ इतिवृत्तात्मक है। स्थान स्थान पर साहित्यिक छटा तो मिलती ही है, किंतु छंदों का चुनाव वीर काव्य के उपयुक्त नहीं है। रासो पद्धति के श्रृंगार मिश्रित काव्य के अंतर्गत ऐसे काव्य आते हैं जिनमें शौर्य और पराक्रम के साथ श्रृंगारिकता का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार के काव्यों में जोधराज कृत हम्मीर रासो, चंद्रशेखर कृत हम्मीर हठ आदि प्रसिद्ध है। वीरदेव काव्य या भक्ति भावती वीर काव्य के अंतर्गत राम, हनुमान, दुर्गा, नृसिंह आदि देवी देवताओं को माध्यम बनाकर वीर काव्यों की रचना की गई है। इस तरह की रचनाओं में मनियार सिंह कृत हनुमान छब्बीसी, गुरु गोविंद सिंह कृत गोविंद रामायण और हनुमान चरित्र, गणेश कृत हनुमान पच्चीसी, खुमान कृत हनुमान नक्षिक और नृसंग चरित्र आदि प्रसिद्ध है। अनूदित वीर काव्य के अंतर्गत वे वीर रसात्मक रचनाएं आती हैं जो महाभारत को आधार बनाकर उसके अनुवाद के रूप में लिखी गई हैं। इनमें से कुलपति कृत द्रोण पर्व, गणेशपुरी कृत कर्ण पर्व, सबल सिंह चौहान कृत महाभारत, छत्रकृत विजय मुक्तावली आदि प्रसिद्ध है। दरबारी कवियों का प्रकीर्ण वीर काव्य के अंतर्गत ऐसे कवियों की रचनाएं आती हैं जो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में रचना करते थे। इस कोटि की रचनाओं के लिए आश्रयदाताओं का वीर होना आवश्यक नहीं था। इन रचनाओं में आश्रयदाताओं के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था। ऐसे काव्यों में केशवकृत वीर सिंह देवचरित और रतन बावनी, सूदनकृत सुजान चरित, पद्माकरकृत हिम्मत बहादुर विरुद्धुरावली, जग विनोद और प्रताप सिंह विरुदावली, सदानंद कृत राजा भगत सिंह, शिवनाथ कृत रासा भैया बहादुर सिंह का आदि प्रसिद्ध है। इन पांचों कोटियों में ऐसे कवियों की कविता का प्रचार अधिक हुआ जिनके नायक शिवाजी या छत्रसाल जैसे वीर थे।
या जिन्होंने देव काव्य की रचना की। अन्य सभी रचनाएं समय के साथ लुप्त हो गईं। तृतीय उत्थान की राष्ट्रीय भावना की झलक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नील देवी, भारत दुर्दशा जैसी रचनाओं में मिलती है। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के माहौल में कई कवियों की रचनाओं में वीर भावना के दर्शन होते हैं। इनमें प्रमुख है सर्वश्री गया प्रसाद शुक्ल त्रिशूल, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अनूप शर्मा, मैथिली शरण गुप्त, गुलाब रत्न वाजपेयी, गुलाब, माधव शुक्ल हितैषी, पद्मधर अवस्थी पदम आदि। इनकी कविताओं में किसी निश्चित परिपाटी को नहीं अपनाया गया है। इन कविताओं में कवियों के राजनीतिक विचारों की छाया मिलती है। इस उत्थान के कवियों में दो कवि अलग प्रकार के हैं। लाला भगवान दीन और वियोगी हरि दोनों प्राचीन काव्य के प्रेमी थे। लाला भगवान दीन प्राचीन काव्य की रचना खड़ी बोली में और वियोगी हरि ने ब्रज भाषा में की है। लाला भगवान दीन की रचना का नाम वीर पंचरत्न है। इसमें पौराणिक और ऐतिहासिक वीर बालकों, वीर युवकों, वीर युवतियों के चरित्र का ओजपूर्ण भाषा में वर्णन किया गया है। इसकी भाषा अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली और छंद फारसी है। इनका एक अधूरा वीर रसात्मक खंडकाव्य भी है। इन्होंने सामयिक विषयों पर पुराने ढंग से कविताएं भी लिखी थी, जैसे चरखाष्टक। वियोगी हरि ने दोहों में वीर सत्सई की रचना की। इसकी भाषा ब्रज है। इसमें वीर शब्द की व्यापक अर्थ में लिया गया है और विरह वीर जैसी उद्भावनाएं भी की गई हैं। इस रचना में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, जो वीर रस के अनुकूल नहीं है। हिंदी की वीर काव्यधारा का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भूषण सर्वश्रेष्ठ वीर काव्य रचयिता है। इन्होंने वीर काव्य की नब्ज को सही अर्थों में पकड़ा और विशुद्ध वीर काव्य की रचना की। इतिहास प्रसिद्ध शिवाजी और छत्रसाल को अपने वीर काव्य का नायक बनाया। ये दोनों ही सच्चे वीर थे, जिनके अंदर राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्होंने काव्य के लिए लोकनायकों का चयन किया, इसलिए इनकी कविता आज भी लोगों को याद रहती है। नीति काव्य। नीति काव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसमें समाज में लोगों को यह शिक्षा और यह नैतिकता दी जाती है कि समाज में लोगों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। नीति काव्य में सर्वप्रमुख रहीम गिरिधर कविराय हैं। धन्यवाद। रासो काव्य। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसलिए डॉक्टर बूलर को जब यह पता चला कि रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल आदि भी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रामाणिक मानने वालों में है।
महामहोपाध्याय गौरी शंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600वीं संगत के आसपास लिखा गया। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई। इधर हाल में मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद प्रबंध के 4 छप्पियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं शती है। इससे यह तो प्रकट हो गया कि 15वीं शती के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज पर कोई काव्य लिखा था, जिसके कुछ अंश वर्तमान रासों में है। किंतु रासों को मूल रूप क्या रहा होगा, यह समस्या अभी भी बनी हुई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया है कि चंद्र ने रासों की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में की थी। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त रूढ़ी है। रासों के जो अंश सुख शुकी संवाद के रूप में मिलते हैं, वे ही मूल रूप है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों वृहत्तम, वृहत, लघु तथा लघुत्तम में से लघुत्तम पाठ को रासों का मूल रूप बताया है। रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों की प्रमुख रस है, यद्यपि इसका अंगी रस वीर ही माना जाएगा। रासों में नायिका का नक्षिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड्ऋतुओं आदि का सुंदर वर्णन है। चंदर बरदाई अनेक मनस्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध है, यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल है, किंतु छप्पे उनका अपना छंद है। रासों की एक खंड कैमास बद का छप्य इस प्रकार है। एकु वान पुहवी नरेश कया मासह बुक्कऊ उर उपरी परिहरु वीर कप्तर चुकऊ बियु बान संधानि हनऊ सोमेसु सुरनंदन गाडौ करि निगहु शनिव शोदौ संभरि धनी धर छंडी न जाई अभागरऊ गारई गहु जुगुन पशरऊ इम जंपई चंद विरद दिया सु कहा निमिट ही पर लऊ। बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो की रचयिता का नाम नरपति नाला है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना संवत 1212 अर्थात 1155 में हुई थी, किंतु श्री मोतीलाल मेनरिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। बीसलदेव रासों में शाकंभरी नरेश बीसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बीसलदेव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। धन्यवाद।